दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के आखिरी भाग में स्वागत है। नित्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी नित्यम ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और बाहर बालकनी में ले आया। उसने नित्या को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया और बालकनी से अपनी पीठ दिखाकर खड़ा हो गया और गहरी नज़रों के साथ नित्या को देखने लगा। नित्या ने उसकी गहरी नज़रों को खुद पर महसूस होते हुए अपनी नज़रें झुका ली। नित्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो क्या विचार है आपका? सोच लिया क्या होता है रूहानी रोमांस? नित्या बोली, आप मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना? ये बोलकर वो भी अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसकी ओर देखने लगी। नित्यम बोला, मैंने आज तक आपको परेशान किया है क्या? तो फिर आपने आज ये कैसे सोच लिया? नित्या बोली, तो फिर मुझे नहीं पता क्या होता है रूहानी रोमांस, आप ही मुझे बता दीजिए। वैसे भी मुझे तो प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर नित्यम बोला, थोड़ा सा मुझे अपनी खूबसूरत बीबी को निहारने दीजिए, उसके बाद वो भी बता दूंगा। ये बोलकर वो एक बार फिर अपनी नज़रें नित्या पर टिका देता है और अब की बार नित्या उसके चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटाती। दोनों की नज़रें उलझ चुकी थी। नित्यम उसके करीब आया और उसने एक बार फिर नित्या को अपनी बाहों में उठा लिया और वहीं बालकनी में लगा हुआ एक पतला सा गद्दा, जिस पर बड़े अच्छे से चद्दर को बिछाया हुआ था, वो वहाँ नित्या को अपनी बाहों में भर कर लेट गया। नित्या ने कोई आपत्ति नहीं जताई। आसमान में बड़ा सा चांद चमक रहा था। उसकी दूधिया रोशनी उसके चेहरे पे आकर गिर रही थी। नित्यम उठा और उसने कमरे की सारी लाइट बंद कर दी और वापस नित्या के पास आकर लेट गया। वो उसकी तरफ देख कर बोला, तो आपको रूहानी इश्क और रूहानी रोमांस के बारे में सुनना है? नित्यम ने उसकी तरफ अपना चेहरा कर लिया और अपनी सहमति जता दी। नित्यम ने उसको अपनी बाहों में भरकर बोलना शुरू किया, मेरे लिए रोमांस वो है जहाँ मैं खुले आसमान के नीचे तुम्हें अपनी बाहों में भर कर सोऊं। तुम बिना झिझक के मेरी बाहों में समा जाओ और तुम्हारे चेहरे पर डर के नहीं बल्कि शर्म के भाव आएँ। तुम्हारी आँखों में मेरे लिए बेपनाह प्यार भी लगता हो और उसमें मुझे अलग से तुम्हारे विश्वास की डोर दिख जाए। मैं बड़े ही प्यार से तुम्हारे माथे को चूम लूँ और वापस से तुम्हारे अपनी पनाहों में छुपा लूँ और तुम किसी छोटे बच्चे की तरह मेरी बाहों में समा जाओ और मेरे दिल की धड़कन पर अपना सिर रख कर उनको सुनने की कोशिश करो और हमारे दिल की धड़कन एक ही लय में दौड़े। वो है मेरे लिए रूहानी रोमांस। मुझे तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन से, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारी हर एक अदा से प्यार है। और बस तुम ऐसी छोटी छोटी बातों में मुझे किस करके ये बात बता दो कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। ये मेरे लिए काफ़ी है। मुझे इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी मुस्कुराहट के लिए काफ़ी है। मैं कितनी भी परेशानियों में क्यों ना हूँ, तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कुराहट मेरे दिन को बना दे और मेरी सारी परेशानियों को मुझसे दूर कर दे। यह है मेरा इश्क तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई से नहीं बल्कि तुम्हारी कमियों और खामियों से इश्क है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई से तो कोई भी प्यार कर लेता है, पर अपना तो वही होता है जो हमारी कमियों और खामियों के साथ हमें अपनाए। उसकी ये बात सुनकर नित्या की आंखों में आंसू आ चुके थे कि कोई उसको इस हद तक चाह सकता है, वो भी सिर्फ एक ही मुलाकात में। इससे ये मालूम होता है कि शायद भगवान ऊपर से ही जोड़ी बनाकर भेजते हैं। चाहे किसी में कितनी भी कमियां और खामियां क्यों ना हो, उनको एक बंधन में बंधना ही पड़ता है। प्यार तो वहाँ होता है जहाँ पर एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का हर कदम पर साथ दें और एक दूसरे का विश्वास करें, ना कि उनके शरीर को प्यार करके अपने प्यार का परिचय दें। उसको रोता हुआ देखकर नित्यम ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और उसको चुप करवाने लगा। रोते रोते नित्या वहीं सो गई थी। जब नित्या सो गई, नित्यम उसको कमरे में ले आया और उसको हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन से डेली रूटीन शुरू हो चुका था। वहीं शीला जी और विवेक जी कुछ दिनों के लिए केदारनाथ चले गए थे, क्योंकि उनका वहाँ जाने का बेहद मन कर रहा था और अभी मई का महीना ही चल रहा था, तो ये एक सूटेबल समय था वहाँ जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में तो वहाँ जाना मुमकिन ही नहीं होता। निधि और नित्या दोनों
को साथ में नित्यम ड्यूटी पर जाते वक्त उनके कॉलेज छोड़कर आता था और आते वक्त उनको ड्राइवर ही घर लेकर आता था। ना ही नित्या को नित्यम से कोई शिकायत थी और ना ही नित्यम को नित्या से। वहीं हर रात नित्यम का नित्या को रात में अपनी बाहों में लेकर सोना जारी था। नित्या भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताती थी, बल्कि उसको नित्यम पे बहुत प्यार आता था। पर इस समय उसको अपनी कमी बहुत खलती थी। वो नित्यम के प्यार को महसूस करके खुद पर फक्र कहती थी। नित्यम जैसा उसका जीवन साथी है जो हर कदम पर उसका साथ देता है। लगभग 1 साल का समय बीत गया था। निधि और नित्या के पेपर अच्छे से हो गए थे। नित्या की छुट्टियां चल रही थी तो कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई थी। सुमन जी और सुमित जी के घर में एक बार फिर खुशियां लौट आई थी, क्योंकि नित्या पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी और वो दोनों अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे। पर कोई था जिसकी मिजाज बदली हुई थी। नित्यम अपने किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था और वो अगले दिन ही आने वाला था। पर शीला जी और विवेक जी को किसी शादी में जाना था तो वो निधि के साथ में शादी में चले जाते हैं। पर अमन नित्या के साथ घर पर ही था। वैसे भी उनके अलावा घर में कोई नहीं था, बस नौकर थे जो काम करने के बाद बाहर आउट हाउस में अपने कमरे में चले गए थे। नित्या अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगी। देर रात हो चुकी थी। उसको पढ़ाई करते करते भूख लगने लगी थी तो वो अपनी बुक को एक साइड रख किचन में चली जाती है और अपने लिए मैगी बनाने लगती है। वहीं अपने कमरे में अमन सो गया था। वो खुशी से झूम झूम कर मैगी बना रही थी। तभी किसी ने उसको कंधे पे हाथ रखा। ये देखकर नित्या के चेहरे पे पसीना आने लगा। उसकी बॉडी कांपने लगी थी। वो मन ही मन बोली, घर पर तो अमन के अलावा कोई नहीं है, पर किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि मुझे छुए। पर यह स्पर्श तो नित्यम का भी नहीं है। वो अपने चेहरे पर घबराहट लिए पीछे होती है तो किसी अनजान इंसान को देखकर वो घबरा जाती है। वो अपनी कांपती आवाज़ से कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। ये बोलकर वो सामने वाला आदमी हंसने लगता है और कहता है, हमें पता चला कि तुम आज घर पर अकेली रहने वाली हो, इसीलिए देखो मैं आ गया। वैसे भी मैं तो तुम्हारी खूबसूरती पे मर मिट चुका हूँ और तुम्हारी इस खूबसूरती को चखने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा हूँ। आज इतना अच्छा मौका देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका और देखो तुम्हारा ये आशिक तुम्हारी नज़रों के सामने खड़ा है, इसकी प्यास बुझाओ। ये सुनकर नित्या डर के मारे और भी कांपने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोली। वो अमन को आवाज़ लगाती है। तभी उसको अमन पीछे हंसता हुआ दिखाई देता है और कहता है, हम भी तो तुम्हारी खूबसूरती चखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं भाभी जान। ये सुनकर नित्या पीछे की ओर देखती है तो उसको अमन हंसते हुए दिखाई देता है। ये सुनकर तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि अमन उस आदमी के साथ मिला हुआ है और उसने अभी जो कहा वो सच था। नित्या को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। जब नित्यम को ये पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर अमन और हंसने लगता है और कहता है, भाभी जान उनको बताएगा ही कौन। मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे साथ मिल जाइए और मज़े कीजिए। देखना तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इतनी खूबसूरत कुंवारी कली भाई की ज़िंदगी में आए ये तो मैं नहीं देख सकता हूँ। मैंने तो जब से आपको देखा है तब से आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपकी तरफ आने से मैं खुद को रोक नहीं सका। आज अच्छा मौका हाथ लगा है और मैं भी ये मौका गंवाना नहीं चाहता। नित्या गुस्से से कहती है, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अभी नित्यम को फ़ोन करती हूँ। ये बोलकर वो कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी वो आदमी उसका रास्ता रोक लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे पहले हमारी प्यास तो बुझाती जाओ, उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना, जिसको फ़ोन करना हो कर लेना। नित्या कहती है, तुम्हें पता नहीं है मेरे पति एक पुलिस ऑफिसर हैं और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, पर आज का मौका तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, पर ऐसे प्यासे की तरह हम नहीं रह सकते। तुम्हारी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब हम पर थोड़ी दया करो। ये बोलकर वो नित्या की तरफ बढ़ने लगता है। नित्या के चेहरे पे घबराहट साफ दिख रही थी।
वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। जैसे ही वो दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर अमन आकर खड़ा हो जाता है। नित्या का घबराहट के मारे बुरा हाल था। उसकी आंखें आंसुओं की वजह से लाल हो चुकी थी। अमन उस आदमी को देखकर कहता है, देख भाई, पहले मैं हाथ लगाऊंगा और मेरी हसरत पूरी होने के बाद ही तुझे हाथ लगाने दूंगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो बता। ये सुनकर वो आदमी हाँ में सिर हिला देता है। ये सुनकर अमन नित्या की तरफ बढ़ने लगता है। नित्या गुस्से से कह दिया अमन, मुझसे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें मुझसे और नित्यम से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हमारे रिश्ते की जो मर्यादा है उसको बचा कर रखो। ये सुनकर अमन हंसने लगता है और कहता है, उसकी किसे परवाह है भाभी जान, अभी तो दिल में जो आग लगी है उसको तो ठंडी करेंगे ही। और वैसे भी 1 साल के बाद हमें ये मौका मिला है। नित्या कहती है, रावण को भी एक बार ही मौका मिला था पर फिर भी वो सीता के करीब नहीं गया, क्योंकि उसको पता था अगर वो सीता के करीब जाएगा तो वो जल जाएगा। तो मैं भी वो आग हूँ, मेरी तरफ आने की कोशिश की तो तुम जल जाओगी। ये सुनकर अमन नित्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, भाभी जान, आग का तो पता नहीं पर आप एटम बम ज़रूर हो जो किसी को भी जला सकती है। पर तुम्हारी ये खूबसूरती हमें जला पाएगी नहीं बल्कि हमें ठंडा करेगी। ये बोलकर वो नित्या की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों नित्या को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। नित्या के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अमन नित्या को छूने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना हाथ नित्या के चेहरे की ओर ले जाने लगता है। तभी नित्या उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देती है। अमन के हाथ में दर्द होने लगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर नित्या की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। नित्या गुस्से से उसके हाथ को मोड़ते हुए कहती है, मैंने कहा था मैं आग हूँ जिसमें तुम जल जाओगी। तुम्हें क्या लगा मैं एक अबला नारी हूँ जिसका तुम फ़ायदा उठा लोगी? पर शायद तुम ये भूल गए, मुझे कराटे और बॉक्सिंग अच्छे से आती है। अमन की ये हालत देखकर वो लड़का नित्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नित्या अपनी एक लात से ही उसको नीचे गिरा देती है। नीचे जूस निकलने की मशीन थी। उस आदमी का सिर उस पर लगता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। ये देखकर अमन डर जाता है। वो नित्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर अपना हाथ छुड़ा नहीं पाता। नित्या उसको पीछे की तरफ धक्का दे देती है जिससे उसका सिर लेप की तरह लगता है। वो अपना हाथ लगाकर खुद के सिर पर चोट लगने से बचा लेता है। वो वापस उठकर नीचे की तरफ आता है पर नित्या उसको एक बार में ही नीचे गिरा देती है। अमन के पेट पर सलेप लकोना लगता है। वो दर्द से कराह उठता है। नित्या वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अच्छे से अपने कमरे का गेट बंद कर लेती है और नित्यम के पास फ़ोन मिला देती है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद नित्यम फ़ोन उठाता है और कहता है, बड़ी जल्दी फुर्सत मिल गई आपको फ़ोन करने की। मैंने आपके पास में कितने फ़ोन किए थे। नित्या अपनी सांसों को थामते हुए कहती है, आप कब तक आएंगे? मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर नित्यम कहता है, क्यों, बाकी सब कहाँ गए? तो नित्या कहती है, वो सब शादी में चले गए हैं पर मेरा मन नहीं था जाने का। तो नित्यम कहता है, अरे वाह, फिर तो हमें एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का टाइम मिल जाएगा। मैं रास्ते में ही हूँ, बस आधे घंटे का रास्ता है, फिर मैं आपकी नज़रों के सामने आ जाऊँगा। नित्या कहती है, ठीक है, आप जल्दी आइए। ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है। मन ही मन में सांस लेती है कि नित्यम आ रहा है। वो सोच लेती है कि उसके आते ही वो अमन के बारे में सारी बात बता देगी, पर फिर वो खुद से कहती है, मैं क्या ये ठीक कर रही हूँ? पर नहीं, अमन को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और तो और एक आदमी को भी अपने साथ लेकर आया था। रिश्ते को तार तार करने की कोशिश की है। उसने पूरा मन बना लिया था वो नित्यम को सब बता देगी। जब आधे घंटे बाद नित्यम आता है तो उसको देखती ही नित्या उसके गले लग जाती है। ये देखकर नित्यम शरारत से कहता है, और फिर तो मुझे हर 2 दिन के लिए बाहर ही रहना चाहिए। उससे मेरी बीवी को मुझ पर प्यार तो आएगा, वरना मुझसे डर कर दूर ही रहती है। उसकी ये बात सुनकर नित्या अपनी पकड़ और भी कस देती है।
नित्यम भी उसको अपनी बाहों में भर लेता है और उसको अपनी बाहों में उठाकर बेड पे ले आता है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था नित्या की बॉडी कांप रही है। वो नित्या के बालों में अपना हाथ फिराते हुए कहता है, क्या हुआ जान, तुम इतना डर क्यों रही हो। उसकी बात सुनकर नित्या रोने लगती है। ये देखकर नित्यम के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। वो नित्या को चुप कराने लगता है। उसके चुप होने के बाद वो प्यार से नित्या को पानी पिलाता है और उसको देख कर कहता है, क्या हुआ मुझे बताओ। ये सुनकर नित्या अपनी आंखों में आंसू भर कर उसको सारी बात बता देती है। ये सुनकर नित्यम की आंखों में खून उभर आता है, पर उसको इस बात की तसल्ली थी कि उनको नित्या की सच्चाई पता नहीं चली। वो तो शुक्र है सुमित जी का कि उन्होंने पहले ही नित्या को ये सब सिखाया था, तभी वो आज अपनी आबरू को बचा पाई। इसलिए सच ही कहा गया है कि लड़कियों को खुद ही अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होना चाहिए। कब तक वो दूसरों पे डिपेंड रहेंगी। नित्यम कहता है, चलो मैं अभी उसको जाकर देखता हूँ, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम पर नज़र डालने की। उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर वो नित्या को पकड़कर नीचे किचन में ले जाता है। वो सब तरफ देखता है, पर उसको अमन और वो आदमी नज़र नहीं आते। उसके बाद वो घर की फुटेज चेक करता है, जिसमें से साफ दिख रहा था कि अमन उस आदमी के साथ किचन की खिड़की से भागा है। वो अपने डिपार्टमेंट में फ़ोन कर देता है और अमन और उस आदमी को ढूंढने का आदेश दे देता है और साथ में ही उनकी पिक्चर उनके पास सेंड कर देता है। फिर वो नित्या को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है, ताकि वो आज जो हुआ उससे ज़्यादा ना डरे। वो विवेक जी और शीला जी के आने का इंतज़ार करने लगता है, ताकि उनके आने के बाद अमन की सारी सच्चाई बता सके। 2 दिन बाद अमन किसी अपराधी की तरह अपनी फैमिली के सामने खड़ा हुआ था। उसका सिर पूरी तरह ज़मीन में धंसा हुआ था। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उसको रियलाइज़ हो गया था कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। नित्यम ने अमन की हरकत के बारे में बता दिया था, जिसको सुनकर पूरी फैमिली शॉक हो गई थी। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था अमन ऐसी भी हरकत कर सकता है। पूरी फैमिली उनके खिलाफ़ खड़ी थी। ये तो सही था कि नित्या की सच्चाई सिर्फ विवेक जी और नित्यम ही जानते थे, वरना आज इस बात को बड़ा कर पता नहीं कितना लंबा कर दिया जाता। सबकी नफ़रत भरी बातों को सुनकर अमन नित्या के पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसके यूँ रोने की वजह से नित्या उसको माफ़ कर देती है, पर विवेक जी एक फ़ैसला करते हैं कि अमन आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से न्यूजीलैंड जाएगा और वहीं जाकर अपना काम शुरू करेगा। जब तक उन्हें ये मालूम नहीं हो जाता कि अमन बदला नहीं है, तब तक वो यहाँ पर नहीं आएगा। पर उससे पहले उनको रिमांड के लिए पुलिस थाने जाना पड़ेगा। यहाँ पर वो आदमी पहले से ही अरेस्ट किया हुआ था। इतनी जल्दी तो उसको छोड़ने वाले नहीं थे। ये सुनकर तो शीला जी का दिल दहल गया था कि पता नहीं पुलिस वाले कैसे उसके बच्चे के साथ बर्ताव करेंगे। पर जैसे अमन का था, उसको देखकर तो उसकी सज़ा बेहद कम लग रही थी। रिमांड पर जाने के बाद अमन सीधा वहाँ से न्यूजीलैंड के लिए निकल गया था। वो तो विवेक जी की पहचान थी, वरना जैसा काम उसने किया था और उस पर अटेम्प्ट टू रेप का केस लगा था, इस वजह से वो देश के बाहर ही नहीं जा सकता था। पर फिर भी उसकी सज़ा को मुकर्रर किया गया और वो बाहर पढ़ाई के लिए चला गया। अब नित्या की ज़िंदगी में शांति छा गई थी। वो पूरी तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। दिन रात की मेहनत उसकी रंग लाने लगी थी। अब नित्या और निधि की इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। वो हर रोज़ हॉस्पिटल के लिए जाती थी ताकि वो आगे का काम सीख सकें। पर विवेक जी ने निधि की शादी नितिन के साथ कराने का फ़ैसला लिया था। उसकी सगाई हो गई थी और 1 महीने बाद शादी की डेट निकली थी। निधि की अच्छी तरह से शादी हो गई थी, पर इस शादी में अमन नहीं आया था, क्योंकि विवेक जी ने उसको इस चीज़ की परमिशन नहीं दी थी। दिन रात मेहनत करने के बाद नित्या की जॉब दूसरे स्टेट के हॉस्पिटल में लगी थी। 2 महीने तो वो अकेले वहाँ रही। फिर नित्यम ने अपना ट्रांसफ़र वहीं करवा लिया था। दोनों हंसी खुशी वहीं रहा करते थे। रात में नित्या शीला जी से फ़ोन पे बात कर रही थी। शीला जी बोली, बेटा तुम्हारी शादी को 6 साल होने को आए हैं, अब तो मुझे भी अपने पोते पोतियों का मुंह देखना है। ये सुनकर तो नित्या की जान हलक में आ जाती है।
वो इधर उधर की बात करके फ़ोन काट देती है। नित्यम का ध्यान फ़ोन पर ही था। स्पीकर पर होने की वजह से सारी बात सुन ली थी उसने। वो नित्या के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। नित्या उसको देखने लगती है तो नित्यम कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं कहता हूँ वही बात माँ को बता दो। ये बोल वो नित्या को अपना प्लान समझा देता है। नित्या वैसा ही कहती है जैसा नित्यम ने कहा था। 3 दिन बाद नित्या अपनी प्रेगनेंसी की खबर शीला जी को बताती है। ये खबर सुनकर शीला जी के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। पर जब विवेक जी ने ये बात सुनी तो वो फ़ौरन नित्यम के पास फ़ोन मिलाते हैं और सारी बात पूछने के बाद उनके दिल को चैन मिलता है। 9 महीने बाद नित्यम और नित्या ने मिलकर एक बेटी को गोद लिया था जो दिखने में लगभग उनके जैसी ही थी। उसकी झूठी प्रेगनेंसी की खबर को सुनकर किसी को शक भी नहीं हुआ था। ये बात सिर्फ विवेक जी और नित्यम ही जानते थे और उनके बीच में ये बात एक राज बनकर ही रह गई थी। उन दोनों ने अपनी बेटी का नाम निया रखा। जिस प्रकार से नित्यम नित्या के हर डिसीजन में उसका साथ देता था वो काबिल तारीफ़ था। अगर हर वक्त सभी का हम सफ़र अच्छा हो तो हर किसी की ज़िंदगी समझ आए। सच कहा है किसी ने, या तो किसी लड़की का सच माँ बाप छुपा सकते हैं या फिर एक सच्चा हमसफ़र। और ये हमसफ़र नित्या को अपनी ज़िंदगी में नित्यम के रूप में मिला था और शायद ऐसा हमसफ़र उसको कभी मिल भी नहीं सकता था। पर उसकी ज़िंदगी में शायद भगवान ने भले ही कमी रखी हो पर प्यार देने में बिल्कुल भी कमी नहीं रखी। इस बात से ये साबित होता है भगवान किसी न किसी रूप में लोगों को खुशी दे ही देते हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। चलिए फिर नई कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें बता देना ज़रूर। हमें इंतज़ार रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक ज़रूर करें।